प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेरीकल्चर के विषय में पढ़ेंगे। सेरीकल्चर किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां संपन्न होती हैं। आप सभी ने सिल्क के कपड़े तो देखे ही होंगे, सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी और भी दूसरे वस्त्र सिल्क के कपड़े के जो बनाए जाते हैं वो देखे होंगे। तो ये जो सिल्क है, ये सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी आपको जानकारी होगी कि ये जो सिल्क है ये एक प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट है। आर्थ्रोपोडा संघ की क्लास इंसेक्टा का प्राणी जो कि मॉथ कहलाता है, उसके लार्वल स्टेज के द्वारा, उसकी लार्वा अवस्था के द्वारा ये सिल्क का निर्माण किया जाता है। यदि सेरीकल्चर को आप डिफ़ाइन करेंगे तो कह सकते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज़ नोन एज द सेरीकल्चर। यानी हम सिल्क प्राप्त करने के लिए और सिल्क का एक वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए जो सिल्क वर्म होता है उसका पालन पोषण यदि करते हैं वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से उसका पालन पोषण करते हैं, तो इस क्रिया को सेरीकल्चर या सिल्क उत्पादन या ये कह सकते हैं कि सिल्क कृमि या सिल्क कीट पालन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा के संबंध में बात हुई। बेसिकली यदि आप देखें तो ये जो सिल्क होती है, ये सिल्क मॉथ की जो लार्वल स्टेज होती है वो एक प्रकार का उसका सेलाइवरी सीक्रेशन होता है। उस सेलाइवरी सीक्रेशन को, जैसे आप हिंदी में अगर इसको चाहें तो ये कह सकते हैं कि सिल्क वर्म जो होता है, जो सिल्क मॉथ का जो लार्वा होता है, उसके थूक के द्वारा, उसके स्पिट के द्वारा ये जो सिल्क का धागा है इसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो सिल्क वर्म जो होता है, इसको हम बेसिकली, ये वर्म नहीं होता, ये कृमि नहीं होता, लेकिन कृमि जैसी संरचना होने के कारण से इसका नाम पड़ गया सिल्क वर्म। ये एक लार्वा अवस्था होती है और ये जो लार्वा अवस्था होती है इसको हम एक, जैसे ही ये लार्वा में कन्वर्ट होता है तो फिर ये कैटरपिलर कहलाने लगता है। तो कैटरपिलर जो होता है वो एक प्रकार का सेलाइवरी सीक्रेशन उसके द्वारा किया जाता है, जिसको वो अपने शरीर पर लपेटता हुआ चला जाता है और वो सूखने के बाद एक धागे की शक्ल ले लेता है और फिर वो कोकून का निर्माण कर लेता है। तो ये जो कोकून होता है, ये कोकून ही बेसिकली सिल्क का धागा होता है, जिसको हम वैज्ञानिक विधि से उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर सेरीकल्चर में हम एक प्राणी के द्वारा, उसके सेलाइवरी सीक्रेशन के द्वारा एक प्रकार का बहुत ही उन्नत किस्म का धागा प्राप्त करते हैं, जिसको हम सिल्क बोलते हैं, और इसके कई प्रकार के प्रयोग मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके इतिहास के संबंध में थोड़ा सा समझें कि ये जो सेरीकल्चर है, ये सेरीकल्चर कब से प्रारंभ हुआ, किसके ध्यान में आया और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस कीट की इस लाइफ साइकिल को स्टडी किया और इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला ये एक बहुत ही प्रीसियस पदार्थ उन्होंने खोज निकाला। तो इसके संबंध में कई सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो थ्योरीज़ या दो व्यू ऐसे हैं, दो विचार ऐसे हैं जो कि माने जाते हैं। जिसमें एक विचार है कि ये जो सिल्क सेरीकल्चर का जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले भारतवर्ष में हुई, यानी हमारे वैदिक काल में और पौराणिक काल में ये कि उस समय के लोग भी सेरीकल्चर के बारे में जानते थे और उस विधि से उन्होंने भी अपनी कुछ विधियां बनाई हुई थी, जिनके माध्यम से वो इस सिल्क को प्राप्त करते थे और उसका उपयोग करते थे। तो ये इसका सर्वप्रथम इसकी खोज भारत में हुई, ख़ास तौर से जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में जो उसके तलहटी के क्षेत्र हैं वहाँ सिल्क का उत्पादन, सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता था। दूसरी एक थ्योरी है, उसके आधार पे कहा जाता है कि लगभग 3,500 वर्ष 3,500
BC बिफोर क्राइस्ट पूर्व चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। और चाइनीज़ लोग जो सबसे पहले बताते हैं कि भाई उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो वो लोग ये सिल्क का उत्पादन करते थे और उन्होंने इस विधि को लगभग 2000 वर्षों तक एक गोपनीय रखा था, इसको सीक्रेट बना कर रखा था। और अगर इस सीक्रेट को कोई आउट कर दे तो इसके लिए उन्होंने सज़ा का प्रावधान भी किया हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि उस समय अगर मान लो इस सिल्क सेरीकल्चर का जो सीक्रेट था, इसको कोई अगर लीक करता था तो उसको मौत तक की सज़ा दी जाती थी। फिर ये हुआ कि कुछ बौद्ध भिक्षु जो पूरे दुनिया में घूमा करते थे, उनके माध्यम से ये जो विधि थी कहीं दूसरे देशों में भी गई। एक इस प्रकार का विचार भी, दूसरा विचार इसके संबंध में कहा जाता है। लेकिन अभी वैसे देखें तो ये जो वर्तमान समय में सेरीकल्चर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। और बहुत सारी कंट्रीज़, जो एशियन कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, इनमें ये बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन अभी वर्तमान में होता है। चाइना और जापान इसके बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं, लेकिन भारत भी अब बिल्कुल उनके पीछे पीछे ही चल रहा है। और भारत भी अब जो प्रमुख 3-4 देश हैं विश्व में सिल्क उत्पादन के, उनमें से एक भारत भी माना जाता है। उसके अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर सेरीकल्चर का काम हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सिल्क मॉथ जो होता है, ये इंसेक्ट है एक, ये अगर इसका बिहेवियर, इसकी शारीरिक संरचना आदि इत्यादि यदि देखें तो इसके पूर्ववर्ती काल में जैसा ये हुआ करता था, अब वर्तमान में ये वैसा नहीं रहा है, क्योंकि सदियों से इसका डोमेस्टिकेशन हो रहा है, इसको पालतू बना के रखा गया और इसके माध्यम से जो सिल्क प्राप्त की जाती है, तो उसके कारण से ये इसके विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको फ्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये मैं आगे आपको लाइफ साइकिल के और दूसरे स्टेप्स जब बताऊंगा, वहाँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। और ऐसी इसी प्रकार की जो इसकी लार्वा अवस्था है, वो अपना भोजन नहीं खोज सकती। अगर आप उसको भोजन उसी के निकट ही अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो भूख से मर जाएगा। तो इतना निर्भर वो मनुष्य के ऊपर हो गया, क्योंकि ये जो वैरायटी है इसको पूरी तरीके से सिल्क इंडस्ट्री में सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे भोजन, उसको लार्वा को कहीं खोजना ही नहीं है, आप तुरंत जैसी लार्वा अवस्था आपके सामने आती है, आप उसके लिए भोजन वहाँ उपलब्ध करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिल्क वर्म है, सिल्क मॉथ है, ये विदाउट ह्यूमन केयर सर्वाइव नहीं कर सकता। एक ये बहुत बड़ी बात है कि इसको हमेशा मनुष्य की देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि अब ये स्पीशीज़ पूरी तरीके से डोमेस्टिकेट हो चुकी है, पालतू हो चुकी है, तो बिना सहारे के ये जीवित नहीं रह सकती है। अब जैसे मैंने आपको एपीकल्चर पढ़ाया, तो एपीकल्चर में भी एपीकल्चर चैप्टर के 2 हिस्से थे। एपीकल्चर चैप्टर के 2 हिस्से थे। एक में हमने हनी बी की लाइफ साइकिल, उसका बिहेवियर, उसका पूरा सारी चीज़ें स्टडी की, और दूसरा फिर आर्टिफिशियल कंडीशंस में कैसे हम उस शहद प्राप्त करते हैं, वैक्स प्राप्त करते हैं, और उसके लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता रहती है और किस प्रकार से उस उद्योग को चलाया जाता है, इसके संबंध में आपको बताया था। इसीलिए अब सेरीकल्चर समझने से पहले सेरीकल्चर में जो ये सिल्क मॉथ है, इस सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को समझना आवश्यक है। क्योंकि जो भी प्राणी हैं जिनसे हम अपने लिए लाभदायक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो वो उनकी लाइफ साइकिल के स्टडी किए बिना, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने के आधार पर अपनी विधियां उत्पन्न करने के पश्चात ही आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप लगातार उनसे उस प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकें और उनकी संतति को भी बनाए रख सकें, और जितना कम से कम उनको नुकसान पहुंचाया जा सके वो काम भी कर सकें। यद्यपि ये सेरीकल्चर में पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो यदि आपको सिल्क का थ्रेड अगर प्राप्त करना है तो उस स्थिति में सिल्क मॉथ की मृत्यु निश्चित होती ही है। लेकिन
आगे आपको इस क्रॉप को लगातार बनाए रखना है तो बीज के रूप में, सीड्स के रूप में आपको बहुत सारे कोकून्स भी बचा के रखने होते हैं ताकि भविष्य में उनमें से सिल्क मॉथ निकलें और आगे अपनी संतति को भी बनाए रखें, आगे उनकी जनरेशन्स बढ़ती रहें और आपको भी लगातार लार्वी प्राप्त होते रहें जिनसे आप सिल्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसकी शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में देखें तो मैंने आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये सिल्क मॉथ की पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। और सबसे जो कॉमन स्पीशीज़ है वो कहलाती है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोरी भी कह सकते हैं इसको, बॉम्बिक्स मोराई भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो कुल मिला के ये जो बॉम्बिक्स मोराई का मैंने एक चित्र आपको यहाँ स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो बॉम्बिक्स मोराई है ये सिल्क मॉथ है और ये सबसे कॉमन स्पीशीज़ है। इसके द्वारा हम सिल्क को प्राप्त करते हैं, ख़ासतौर से मलबरी सिल्क जो होती है, शहतूत के पत्ते की फीडिंग के आधार पर उसको नाम दिया गया है, तो वो इसके द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो सिल्क मॉथ है इसकी लार्वल स्टेज, इसकी जो लार्वल स्टेज है, जो इसका कैटरपिलर है, वो जो सलाइवरी सीक्रेशंस के द्वारा सिल्क जो प्रोड्यूस करता है वो सिल्क हम प्राप्त करते हैं। अब चूँकि जो लार्वल स्टेज होती है वो कृमि जैसी ही दिखाई देती है, तो लगभग जो हज़ारों वर्ष पहले से ही लोग उसको कृमि मान के या कृमि जैसा देखने के कारण से उसका नामकरण वर्म कर दिया, सिल्क वर्म, जबकि बेसिकली वो कृमि नहीं होता है। तो एक कृमि जैसी संरचना के कारण से ही इसको सिल्क वर्म कहा जाता है। अब आते हैं कि ये जो बॉम्बिक्स मोरई है या और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आगे आपको मैं बताऊंगा जो अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज़, अलग अलग वैरायटी की सिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इन सब की लाइफ साइकिल लगभग एक जैसी ही होती है। तो इसमें जो सिल्क मॉथ है उसकी फ़ीमेल जो है वो लगभग 300 से 500 अंडे देती है एक बार में। और ये जो अंडे होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत चिकने होते हैं और सब स्पेरिकल होते हैं, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होते, अर्ध गोलाकार मान लीजिए। और रंग इनका येलोइश एग्स होते हैं। कहीं ये कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनमें ये पीलापन, थोड़ा गहरा पीलापन होता है, अधिक होता है, कि इसमें कुछ लाइट होता है, कम होता है। तो 300 से 500 लगभग एग्स फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं, ले किए जाते हैं। ये जो एग्स होते हैं ये आपस में चिपके हुए, यानी गुच्छों के रूप में भी आप देखेंगे, गुच्छों के रूप में भी होते हैं। तो कहीं कहीं अलग अलग एक एग जो है फ्री अवस्था में भी देखने को मिलता है। तो ये जो एग्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हाइबरनेटिंग एग्स कहलाते हैं और दूसरे होते हैं नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। अब ये हाइबरनेटिंग एग्स क्या है? ये क्या है कि सामान्य तौर पर ये स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में ये दिए जाते हैं और ये अंडे देते ही अंडे जो होते हैं डायापॉज की अवस्था में चले जाते हैं। डायापॉज की अवस्था को उपरती अवस्था बोलते हैं हिंदी में। तो एक तरह से ये समझ लीजिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी अंडे दिए तो अंडे देने के बाद जो भी इसका एक निर्धारित समय है उसके पश्चात इसमें से हैचिंग होनी चाहिए। हैचिंग जब होगी तो उसमें लार्वा निकलेगा। तो ये एक निर्धारित अवधि होती है, उसमें ये कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन इसके केस में, हाइबरनेटिंग केस में, नेटिंग एग्स के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें केवल ये अंडे दिए जाते हैं और अंडे देते ही ये अंडे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और जैसे स्प्रिंग सीजन में दिए, वसंत ऋतु में दिए, तो अगली वसंत ऋतु में जाकर इनमें से हैचिंग होगी और लार्वा बाहर निकलेगा। तो ये तो होते हैं हाइबरनेटिंग एग्स। दूसरे प्रकार के होते हैं नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। उनमें किसी प्रकार का हाइबरनेशन नहीं होता, वो लगातार सक्सेसिवली अपनी जनरेशन्स को, जनरेशन टू जनरेशन एग दिए जाते हैं और एक किसी प्रकार का उसमें पॉज नहीं होता। और ये जो एग्स जो हैं इनमें से करीब 10 दिन में, ख़ासतौर से समर सीजन के अंदर, समर यानी गर्मियों के सीजन में 10 दिन में लार्वल स्टेज बाहर निकल कर आ जाती है। इनमें हैचिंग होती है 10 दिन में और लार्वा बाहर आ जाता है। तो ये एग्स 2 प्रकार के एग्स हुए, हाइबरनेटिंग एग्स और नॉन हाइबरनेटिंग एग्स।
अब आते हैं इसकी लार्वा अवस्था पर। ये जो इसकी लार्वा अवस्था होती है, ये इसका लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। ये एक छोटा सा इलोंगेटेड क्रिएचर होता है। इसमें एक जोड़ी बहुत छोटे से एक जोड़ी एंटीना भी पाए जाते हैं, 2 आई स्पॉट्स होते हैं, मैंडिबुलेटेड माउथ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, और एक स्पिन रैट सिल्क स्पिनिंग ब्रिसल पाए जाते हैं। यानी इसके माउथ पार्ट्स में ही एक सिल्क स्पिनिंग ब्रिसल इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम स्पिन रैट भी बोलते हैं, SPINNERET, स्पिन रैट। इसको सिल्क स्पिनिंग ब्रिसल्स भी कहते हैं। असल में जैसे ही क्या कहते हैं, इसके सैलाइवरी सीक्रेशन शुरू होते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा इसका सैलाइवा बाहर निकालना ये शुरू करता है। तो ये जो स्पिन रैट है, क्योंकि जैसे ही लार्वा बाहर आता है तो वो वायु के संपर्क में आके सूखने लगता है, धागे सी संरचना बनने लगती है। तो ये स्पिन रैट उस धागे को अपने शरीर पर लपेटने का कार्य करता है, उसी से फिर ये कोकून का निर्माण होता है। तो ये स्पिन रैट एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसके लार्वा में पाया जाता है। ये जो छोटा सा लार्वा होता है, इसमें कई अनेक पैर पाए जाते हैं, पॉलीपॉड होता है ये। इसमें कई प्रकार बहुत सारे पैर आप देख रहे होंगे, इसमें डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया कई प्रकार की लार्वल स्टेज की कई प्रावस्थाएं आप दिख रहे हैं, जिसमें रंग कहीं गहरा हरा है और फिर उसके बाद कुछ ग्रे कलर का हो रहा है, फिर एकदम वाइट कलर के ये हो जाते हैं। तो ये जो पॉलीपॉड कैटरपिलर है, ये जैसे ही बाहर निकल के आता है, हैचिंग होती है, तो ये जो भी इसका भोजन है वो उसको खाना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ तो आप मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियाँ, बॉम्बिक्स मोराई जो है ये शहतूत की पत्तियाँ इसका भोजन होती हैं। तो चूँकि आर्टिफिशियल कंडीशंस में रियरिंग इसकी चल रही है, तो जैसी लार्वल स्टेज आती है तो हमें शहतूत की पत्तियाँ तुरंत उसके पास रखनी होती हैं। तो उन शहतूत की पत्तियों को ये खाना उतरना शुरू कर देता है, और ये इसकी जो कैपेसिटी है भोजन करने की बहुत अधिक होती है। और ये समझ लीजिए कि अपने वेट से ये 30,000 गुना ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेता है और बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो करता हुआ चला जाता है। अब लार्वल जो स्टेज होती है, इनमें मोल्टिंग की क्रिया होती है, मोल्टिंग निर्मोचन भी कह सकते हैं। तो ये मोल्टिंग की जो क्रिया होती है, ये मोल्टिंग की क्रिया इनमें 4 बार होती है, और 5वें मोल्ट के बाद फिर ये प्यूपेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लार्वल स्टेज यदि आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके पास बड़ी मात्रा में उसको देने के लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये लार्वा जो होते हैं वोरासिस बहुत ही ज़्यादा, वोरासियस ईटर होते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करने वाले होते हैं। 5वें इंस्टारमन, यानी एक मोल्ट से दूसरे मोल्ट के बीच की अवधि को इंस्टार बोलते हैं। तो 5वां जो इंस्टार होता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो लार्वा होता है, एक तो इसकी आकृति बहुत बड़ी हो जाती है, बढ़ जाता है, कुछ ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई देता है, मोम जैसी इसकी संरचना बनने लग जाती है। यानी वो लार्वल स्टेज जो है वो मोम का लार्वा जैसा दिखाई देने लगता है, वैक्सी अपीयरेंस हो जाता है। तो ये इसके लगातार भोजन करते रहने के फलस्वरूप, लगातार मोल्टिंग के फलस्वरूप, और 5वें इंस्टार के पास पहुँचते पहुँचते जो शुरू में ये लार्वा की जो कलर, शेप, आकृति जो होती है वो अंत तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी परिवर्तित हो जाती है। कलर भी इसका लगभग वाइट हो जाता है। शुरू में ये लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है केवल मात्र, बाद में ये ग्रो करके एक बड़े कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये जो पूरी लार्वा अवस्था है, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस लार्वा अवस्था में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता है। ये 30 से 40 दिन तक इसकी कंप्लीट ग्रोथ पूरी हो जाती है। 4 बार निर्मोचन होता है, 4 मोल्ट्स होते हैं, मोल्टिंग 4 बार होती है, 5 इंस्टार्स होते हैं। उसके बाद ये लार्वा अवस्था कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद ये लार्वा अपने चारों तरफ एक कोकून का निर्माण प्रारंभ
कर देता है और ये प्यूपा अवस्था में चला जाता है। अब ये प्यूपा क्या है, एडल्ट क्या है, इस सब के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।